दोस्ती में विश्वासघात, पति से ही लुटवाई सहेली की इज्जत। एक लड़की दौड़ते हुए थाने में आई और कहने लगी, साहब मैं बर्बाद हो गई। कुछ दरिंदों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे उन दरिंदों के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। थाने में जाकर उस लड़की ने सारी बात दरोगा को बताई। उस लड़की ने अपना नाम कविता बताया। दरोगा बहुत तजुर्बेकार व्यक्ति थे। वह तुरंत समझ गए कि मामला क्या है। दरोगा ने पूछा। कविता ने अपना नाम बता दिया। आप कहाँ रहती हो? कविता ने बताया कि वह दिल्ली के करोल बाग इलाके में रहती है। दरोगा ने कविता से पूछा कि आप मुझे यह बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। कविता ने हाँ में सर हिला दिया और फिर एक एक करके सारी बात दरोगा को बताते हुए कहा, रीना मेरी बचपन की दोस्त है। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। 6 महीने पहले उसकी शादी हो गई थी। जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी उसका नाम रमेश था। वह दोनों अपनी शादी में बहुत ही खुश थे। रीना और मैं बचपन की सहेली होने के कारण उसने मुझे खास तौर पर दावत दी थी। हम दोनों ने शादी में बहुत मस्ती की। कुछ दिनों पहले उसने मुझे दावत पर बुलाया और कहा, रमेश मुझसे मिलना चाहता है। तय किए हुए समय पर मैं रीना के घर पहुंच गई। उसने और रमेश ने मेरी बहुत ही खातिरदारी की। खाने में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज बनाई थी। रीना को पता था कि मुझे खीर बहुत पसंद है। हम सब ने मिलकर हंसी मजाक करते हुए खाने का आनंद लिया। खाना खाने के बाद सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी और इधर उधर की बातें करने लगे। खाने के बाद रीना रसोई में जाकर बर्तन धोने लगी। जाते हुए उसने मुझे कुछ कहा था। कविता, तुम रमेश से बात करो। मैं रमेश से इधर उधर की बातें करती रही कि थोड़ी बात बाद रीना ने मुझे आवाज लगाते हुए कहा, यार तू कैसी दोस्त है। मैं रसोई में अकेले बर्तन धो रही हूँ और तुम मेरे पति के साथ हंसी मजाक कर रही है। जल्दी से रसोई में आकर मेरी मदद करो। मैं रमेश से के पास से उठकर रसोई में चली गई और बर्तन साफ करवाने लगी। रीना मुझे बाथरूम का कहकर रसोई से बाहर आ गई। मैं किचन अकेली रह गई और चुपचाप बर्तन साफ करती रही। कविता दरोगा जी को यह बात बताते हुए जोर जोर से रोने लगी। दरोगा ने कहा, कविता जी आप रोइए मत। अगर आप रोएंगे तो रिपोर्ट कैसे लिखाएगी? अपने आप को संभालिए। हमें सारी बात खुलकर बताइए। इसके बाद कविता ने आंसू पहुंचने हुए एक एक करके सारी बात दरोगा जी को बता दी। उसने कहा कि फिर अचानक किचन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। इस तरह किचन का दरवाजा बंद होने से मैं एकदम घबरा गई। लेकिन मैंने सोचा कि करीना ने मेरे साथ पहले भी ऐसा मजाक किया है। यह उसका मजाक होगा। मैं किचन के अंदर से ही रीना को आवाज दी और कहा कि मैं तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से डरने वाली नहीं हूँ। यह कहकर मैं फिर बर्तन धोने लगी। मैं अकेले थी और मन ही मन गुनगुना रही थी। तभी अचानक पीछे से मुझे किसी ने आकर जोर से पकड़ लिया। उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ा था कि उसे छूट पाना बहुत ही मुश्किल था। घबराहट के कारण मेरी सांस फूलने लगी और मैं बुरी तरह डर गई थी। मेरे मुंह से जोर की चीख निकली जो पूरे घर में गूंज गई। लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। काफी जोर लगाने के बाद मैं बहुत थक गई थी। मैंने हार मान ली तो रमेश ने मेरे पास आकर कहा कि तुम किसी गैर की बाहों में नहीं हो, हमें अपना ही समझो। रमेश ने मुझे एक झटके में पलटकर सीने में भींच लिया और मैं बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। मैंने रमेश से कहा कि मुझे छोड़ दो। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपको अपनी हद मालूम होनी चाहिए। मैं विरोध करते हुए कहा, कविता, हम कोई गैर थोड़ी है जिससे आप हमें आजाद करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छी रमेश, मैं आपसे फिर कहती हूँ मुझे छोड़िए, वरना मैं रीना से आपकी इस घटिया हरकत की शिकायत कर दूंगी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो आपकी इस हरकत पर खामोश रहूं। कहते हुए मैंने रीना को जोर से आवाज लगाई, कविता मैं तो यही हूँ। दरवाजे की ओट में झांकती रीना के होठों पर एक कातिलाना मुस्कुराहट तैर गई। कविता को देखकर नहीं, बल्कि रमेश से नजरें मिलने पर। कविता एक लम्हे के लिए बुत बन गई, जैसे उसमें जान ही नहीं हो। कविता की हालत मजलूमों जैसी हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा था। रीना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। प्लीज रीना रुक जाओ, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो।
कविता गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन रीना को कविता की इस हालात पर मजा आ रहा था। रमेश जब कविता के साथ हैवानियत का खुला खेल रहा था, तभी रीना किचन की खिड़की से कविता की नीलम इज्जत की वीडियो क्लिप बना रही थी। कविता के आंसू उसके नर्म नाजुक गालों से लुढ़कते हुए उसके दामन को भिगो रहे थे। फिर क्या हुआ? दरोगा जी ने खामोशी तोड़ी, लेकिन कविता के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला, क्योंकि उसकी हिचकियां बन गई थीं। एक कांस्टेबल ने गिलास में पानी दिया, जिसे कविता बिना सांस लिए एक बार में ही पी गई। दुपट्टे से मुंह पहुंचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाने लगी। सर, उन्होंने मेरी अश्लील वीडियो बना ली थी। एक मिनट, आप ये बताइए कि रीना तो आपके बचपन की दोस्त थी। फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारी उससे कोई पुरानी दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। कविता ने दारोगा जी को बीच में ही टोका। हमारा तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, पता नहीं मुझसे किस बात का बदला लिया गया था। दारोगा जी को कविता की बात पच नहीं रही थी। जरूर कोई बात होगी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। कविता खामोशी से उनके सवालों को सुन रही थी। आखिर में उसने बताया कि हम दोनों कक्षा 6 से ग्रेजुएशन तक एक साथ पढ़े हैं। हम दोनों में अच्छी दोस्ती थी। मैं रीना से पढ़ने में आगे थी और हमेशा उससे अच्छे नंबर लाती थी। शुरू में कोई बात नहीं थी, लेकिन जब हमने दनवियों का इम्तिहान दिया और मैंने एक बार फिर टॉप किया, तब रीना ने पहली बार मुझे ताना मारा था कि तुम ही क्यों हमेशा टॉप करती हो। मेरे नंबर हमेशा से तुमसे कम रहे हैं। असर तभी पहली बार रीना मुझसे चिढ़ी थी, लेकिन मैंने उसकी बातों का बुरा नहीं माना। इसी तरह मैंने 12वीं भी टॉप किया और ग्रेजुएशन के लिए हम दोनों ने बरकतुल यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन ले लिया। हम लोग रोजाना सिटी बस से आते जाते थे। हम लोग अब कॉलेज के बंद माहौल से एकदम खुली फिजा में उड़ने लगे थे। कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। यह बात और थी कि मैं कभी उसे अपने प्यार के बारे में नहीं बताया कि माँ ही मनुष्य बहुत प्यार करती थी। अब वह मोहब्बत बनकर मेरे वजूद का एक हिस्सा बन चुका था। मैंने गुलाब लेकर उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया था। रीना की राहुल को चाहती थी। ये बात मुझे काफी दिनों के बाद पता चली। उसने शायद इसी बात का बदला मुझे लिया हो। मेरी इज्जतदार करने के बाद रमेश और रीना मुझे धमकी देने लगे। अगर किसी के सामने अपना मुंह खोला तो इस वीडियो को वायरल कर देंगे, जिससे तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाओगे। कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। इसे सिर्फ धमकी नहीं समझना। इसके बावजूद रीना के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिख रहा था, जैसे उसने अपना बदला ले लिया हो। मैं घर पहुंची तो माँ ने तमाम दुआएं दी। फिर रीना और उसके पति के बारे में मुझसे पूछा कि दावत में क्या था। माँ, सब ठीक था। उखड़ा सा जवाब देकर मैं अंदर चली गई और कमरा बंद करके सिसक सिसक कर रोने लगी। रात को माँ ने खाना खाने को बुलाया, पर मैं नहीं गई। रात 11 बजे के बाद मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी, लेकिन मैंने कॉल रिसीव नहीं की। पता नहीं कौन फोन कर रहा है। आखिर मैंने मोबाइल उठाकर देखा। देखते ही मेरा खून खौल उठा, क्योंकि रीना इस वक्त फोन करके जख्म को कुरेदने का काम कर रही थी। अब क्या है? मैं गुस्से से बोली। मेरे गुस्से से बेपरवाह रीना ने बड़े सुकून से कहा, कविता बड़ी देर कर दी कॉल रिसीव करने में, क्या गहरी नींद में सो रही थी? रीना फोन पर ही हंसी, लेकिन वह मजबूर थी। चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर मैंने सिसकते हुए पूछा, अब क्या? जो इतनी रात को परेशान करने के लिए फोन कर रही है? रीना बड़े इत्मीनान के साथ बोली, कविता, अपने घर पर तो कुछ बताया नहीं होगा। हम सबके लिए फायदे का सौदा यही है कि इससे तुम्हारी बदनामी नहीं होगी और न ही हमें पुलिस के झमेले में पड़ना पड़ेगा, है ना? कविता, मैं क्या बोलती? मैं तो पहले ही लुट चुकी थी। अच्छा सुनो, कविता, ऐसा करो कि तुम 2 दिन बाद घर आ जाना, ठीक है ना? रीना मुझे फोन पर ही लेक्चर देने लगी। अब किस लिए आऊं और किस मुंह से आऊं? आप लोगों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। अब मुझे माफ करो, मैं नहीं आ सकती। वैसे भी अब घर में क्या कहकर आऊंगी? रोते हुए मैंने रहम की भीख मांगी। मैं कुछ नहीं जानती। रीना चीखी, तुम्हें 2 दिन बाद हर हाल में मेरे घर आना ही होगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो।
मैं रमेश से कहकर तुम्हारा एमएमएस नेट पर डलवा दूंगी। ये धमकी नहीं है कविता, पिक्चर अभी बाकी है। इसके साथ ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं हेलो हेलो करती रही, फिर बुत बनकर बैठ गई। सुबह 10 बजे के बाद मेरी माँ ने मुझे जगाया, तब जाकर आंखें खुलीं। क्या बात है कविता, तुम्हारी आंखें लाल हैं, किसी बात की परेशानी है क्या? नहीं माँ, कोई बात नहीं है। असल में काफी देर रात तक एक फ्रेंड से बात करती रही, इसलिए देर से उठी हूँ। अच्छा, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लो। सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, सिवाय तुम्हारे। मैंने उठकर ना चाहते हुए भी जैसे तैसे नाश्ता किया। फिर सारा दिन अपने कमरे में गुमसुम बैठी रही। मेरा छोटा सा रूम ही दुनिया थी। पूरे दिन और रात में मैं इसी उधेड़बुन में रही कि क्या मुझे दोबारा रीना के घर जाना चाहिए या नहीं। फिर जो होगा उसे देखा जाएगा। लेकिन अश्लील वीडियो की बात सोचकर मैं घबरा जाती थी। अगर रीना ने ऐसा सच में कर दिया तब क्या होगा? अम्मी अब्बू पर क्या गुजरेगी? तमाम पहलुओं पर काफी सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि घर वालों की इज्जत की खातिर मुझे वहां जाना ही होगा। बस यहीं पर मैंने ऐसी गलती की जिससे मैं दलदल में फंसती गई। अगर मैं यहीं पर जरा अक्ल और हिम्मत से काम लेती तो शायद आने वाले बदतर दिन देखने को नहीं मिलते। जमाने का एक उसूल है, जो डर गया वो जीते जी मर गया। औरों की तरह मेरा भी वही हाल हुआ जो अक्सर ऐसी स्थिति में लड़कियों का होता है। अरे कविता, आपको बहुत पसीना आ रहा है। आप मेरे रूम में चलिए, वहां एसी लगा है, आपको राहत मिलेगी। रमेश मेरे नाजुक हाथों को पकड़कर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में बहुत भारी बेड़ियां पड़ी हों। रमेश मुझे तकरीबन जबरदस्ती खींचते हुए ले गया। उसने फ्रिज से एक बोतल पानी निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने देखा तक नहीं। थोड़ी देर में रीना भी अंदर आ गई। उसने घूरते हुए कहा, मेरे पति जो जो कहते जाएं वैसा ही तुम करती जाना, और हाँ, नखरा तो बिल्कुल भी नहीं करना। फिर रमेश अचानक से मुझ पर दरिंदों की तरह टूट पड़ा। वह मेरे जिस्म को चीलकौवों की तरह नोचता रहा और मैं दर्द से बेड पर तड़पती रही। हद तो तब हुई जब रीना मेरी नीलाम होती आबरू की मोबाइल से वीडियो बनाती रही। उसे जरा भी शर्म नहीं आई थी, जो खुद ही अपने पति से उसकी इज्जत लुटवा रही थी। इससे बड़ा धक्का तब लगा जब थोड़ी देर बाद एक और लड़का वहां आ धमका। वह मुझे प्यासी नजरों से घूर रहा था। मैं उसे देखकर सहम गई और बेड के दूसरी तरफ एक कोने में कपड़ों की गठरी की तरह सिकुड़ बैठ गई। रमेश ने उसका सोनू बताते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है और तुम्हें इसे भी खुश करना है। इतना सुनते ही मुझे पूरा कमरा गोलमोल घूमता नजर आने लगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मुझसे किस बात का बदला लिया जा रहा है। मैंने उससे कहा, सुनो रमेश, अब बहुत हो गया। मुझे क्या समझ रखा है तुमने? मैं तुम्हारी ये घटिया बात कभी नहीं मानूंगी, चाहे जो भी हो। मेरे सख्त तेवर के खिलाफ रीना मैदान में दम दिखाने आ गई। वह बोली, ठीक है कविता, हमारी बात मत मानो। रमेश, अभी इस कमीनी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दो, तब इसे समझ आएगा कि हम जो कहते हैं उसे करते भी हैं। इसके बाद हमीदा से मोबाइल मांगते हुए रमेश मोबाइल पर मुझे वीडियो दिखाते हुए बोला, अभी भी वक्त है, ठंडे दिमाग से सोच लो, वरना समाज में मुंह नहीं दिखाओगी। कोई रास्ता न मिलता देख मैंने गुनाहों में खुद को धकेल दिया। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और मुझे नए नए लोगों के सामने परोसा जाने लगा। कई बार खुदकुशी की सोची, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। दरोगा ने कविता की सारी बात सुनकर कविता को कहा कि तुम फिक्र मत करो, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। उन लोगों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने उन सभी गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया। कविता की अश्लील वीडियो भी उनके फोन से बरामद कर ली गई और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कविता के दिल में इंसाफ की उम्मीद जाग उठी।